हेलो टू बी डॉक्टर्स। आज हम लोग चैप्टर 13 पढ़ने वाले हैं। एंड कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बायोलॉजी की स्टोरी है, उस अभी तक वो स्टोरी में क्या हुआ वो हमें पढ़ना जरूरी है। तो बायोलॉजी किसकी स्टोरी थी? अब तक तो सबको याद हो गया होगा एकदम अच्छे से, और शायद अब बायोलॉजी से डर लगना भी कम हो गया होगा। अब ये लिविंग क्या होता है हमने पढ़ लिया। हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर दे दिया, सबका नामकरण कर दिया। हम लोगों ने अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए उनको क्लासिफिकेशन भी दे दिया। इतना ही नहीं, हमने तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स, एनिमल सबके बारे में पढ़ लिया। प्लांट्स को तो एक अलग चैप्टर 3 और एनिमल्स को अलग चैप्टर 4 में पढ़ लिया। चैप्टर 3 में हमें पता चला एंजियोस्पर्म्स दैट इज फ्लावरिंग प्लांट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने उसको एक अलग से चैप्टर 5 और 6 इनकी मॉर्फोलॉजी और इनका अंदर का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी डिस्कस कर लिया। फिर एनिमल्स के टिश्यूज के बारे में पढ़ाई की, और कॉकरोच एंड फ्रॉग्स के बारे में पढ़ाई की। इतना पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आए कि आखिर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने किनके होते हैं, उनके बारे में कोई बताओ। जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में उनके बारे में बताओ। क्या ये सेल कैसे डिवाइड कर रहे हैं हमारे बॉडी में, इनके बारे में बताओ। तो वो हमने 8, 9 और 10 चैप्टर में पढ़ लिया। फिर अभी तक सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिस्कशन हुआ, ये लिविंग प्रोसेस कब पढ़ेंगे? तो फिर हम लोगों ने चैप्टर 11 प्लांट के लिविंग प्रोसेस के बारे में पहले स्टडी करना स्टार्ट किया। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो खाना खुद से बना रहे थे। तो वो कैसे खाना खुद से बना रहे थे, दैट इज फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ाई की। फिर हमने देखा फोटोसिंथेसिस से खाना तो बना लिया, लेकिन ये सारे लिविंग प्रोसेस जो बॉडी में हो रहे हैं उसको एनर्जी कौन दे रही है? पता चला यही जो खाना बना था वो अल्टीमेटली एनर्जी में टूटा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसको हम लोगों ने बोल दिया रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ तो एरोबिक, नहीं हुआ तो एनारोबिक। अब यहाँ पे आज क्या नया क्वेश्चन हमारे दिमाग में राइज हो रहा है? तो आज नया क्वेश्चन आ रहा है, यार ये प्लांट्स कितने सही है। मतलब रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सब कुछ कितना सिस्टमैटिक वे में हो रहा है इनका। जिसको पहले आना चाहिए वो पहले आ रहा है, जिसको बाद में आना चाहिए वो बाद में आ रहा है। ऐसा कैसे? ये प्लांट ग्रो कैसे कर रहा है? हम हमारे अंदर तो ग्रोथ एक लिमिटेड पीरियड तक होता है, लेकिन प्लांट तो हमेशा ग्रो करता है, पूरे लाइफ टाइम के लिए ग्रो करता है। तो ये कैसे हो रहा है? ग्रो करके ये फाइनली अपना डेवलप मतलब मैच्योर भी होगा, तो अल्टीमेटली इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? ये तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ही नहीं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। अगेन बच्चों, सबसे पहले मार्क करेंगे कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4। ग्रोथ क्या है? क्या तुम एक बार ग्रो कर जाओगे तुम वापस से छोटे हो जाओ? ग्रो करने के बाद तुम्हारी हाइट बढ़ी और तुम वापस से छोटे हो गए, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो ग्रोथ क्या है बच्चों? इरिवर्सिबल है, उसको वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता। परमानेंट है ऑब्वियसली। और इंक्रीज इन साइज, कोई भी ऑर्गन का या उसके पार्ट का या फिर एक सेल का, सेल या फिर कोई पार्ट या ऑर्गन का इंक्रीज इन साइज होना, वो भी परमानेंट इरिवर्सिबल, वापस से वो बैक नहीं हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ। अब ग्रोथ में क्या होता है बच्चों? बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस भी होगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस भी होगा। अब कैसे होगा? एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। हम लोगों ने पढ़ा ही कि कोई भी प्रोसेस होती है बॉडी में तो एनर्जी बनता है, टूटता है, ये होता रहता है। फिर एक्सपेंशन ऑफ लीफ, ये तो बस एक एग्जांपल है एक्सपेंशन ऑफ लीफ होने का। कुछ भी साइज का बढ़ना, फ्लावरिंग होना, फ्रूट का डेवलप होना, सब ग्रोथ है। ठीक है। ये तो एक सिंपल एक जर्मिनेशन दिया हुआ है, सीडलिंग डेवलपमेंट बीन्स का दिया हुआ है, जो शोइंग कि कैसे तुम्हारा अल्टीमेटली ग्रोथ हो रहा है, कि छोटा सा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा, उसमें लीव्स ये सब आए, फिर और ज्यादा बड़ा। ये तो पूरा सीड को जर्मिनेशन से लेकर के अल्टीमेटली वो कैसे प्लांट तक बन रहा है उसका वो शो हो गया। तो इसी को तो ग्रोथ बोलते हैं। क्या ग्रोथ डिटरमाइन कर सकते हो तुम कि एक प्लांट कितना ग्रो किया? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? प्लांट में ग्रोथ कैसे होता है? देखो, प्लांट ग्रोथ ना ओपन फॉर्म में होता है।
न्यू सेल्स हमेशा उसमें ऐड हो रहे रहते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टम्स। अब हमें पता है, ये तो हम लोगों ने चैप्टर 5 में मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में पढ़ ही रखा है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करते हैं, कंटीन्यूअस रैपिड सेल डिवीजन करते हैं, वही डिवाइड करते हैं, वही सेल्स रिपीट करते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद वो भी अपनी कैपेबिलिटी लूज कर देते हैं। अब वही जो सेल्स अपनी कैपेबिलिटी लूज कर रहा है वही प्लांट बॉडी बनाता है। मतलब मेरिस्टम सेल्स ने डिवाइड किया, न्यू सेल बनाया, और न्यू सेल मिलकर के प्लांट बॉडी, लेकिन ये मेरिस्टम सेल्स तो अपना काम किया ही जा रहा है। तो जो प्रोडक्ट है वो प्लांट बॉडी बना रहा है। अब हमने वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एपिकल मेरिस्टम के बारे में पढ़ा था, जो रूट के एपेक्स में था और शूट के एपेक्स में था, जो कि प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा था। याद है? प्राइमरी का क्या मतलब, इलोंगेशन करवाएगा अलोंग देयर एक्सिस। लेकिन क्या कुछ सेकेंडरी ग्रोथ भी हमने पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। अब सेकेंडरी ग्रोथ में हमने क्या एग्जांपल पढ़ा था? लेटरल मेरिस्टम, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम। ये डाइकॉट्स में प्रेजेंट थे, जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट थे, और उससे गर्थ बढ़ रहा था। प्राइमरी में साइज बढ़ रहा है, प्राइमरी में प्लांट्स अपने एक्सेस पे ग्रो कर रहा है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ में उसका क्या हो रहा है, गर्थ इंक्रीज हो रहा है। ये मैं तुम लोगों को अभी दिखाऊंगी, तब तुम लोगों को समझ आएगा कि हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ऐसे तो लगेगा कि नहीं मैम, आपने तो हमें नहीं पढ़ाया। झूठ भी बोल सकते हो तुम लोग कि नहीं पढ़ाया। देखो, एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम दो टाइप के मेरिस्टम थे। एपिकल मेरिस्टम इलोंगेशन, यहाँ पे मैंने उस दिन भी लिखा था, इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेटरल मेरिस्टम इंक्रीज इन गर्थ। अब समझ आया इसका मतलब? लेटरल मेरिस्टम का एग्जांपल में वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम था ना। ये सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहा था, ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बनवा रहा था। याद है? लिंक करते हुए पढ़ना है सारे चैप्टर्स को, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है? तो रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम क्या कर रहा है? एक्सिस में बढ़ा रहा है। वैस्कुलर कैम्बियम किधर साइड ग्रोथ करवा रहा है? लेटरल साइड ग्रोथ करवा रहा है, गर्थ बढ़ा रहा है। क्या ग्रोथ को मेजर कर सकते हो? ग्रोथ डिटरमाइन तो नहीं कर सकते, ग्रोथ मेजर कर सकते हो। अब डायरेक्टली तो ग्रोथ नहीं मेजर होगा, क्यों? क्योंकि ग्रोथ का क्या मतलब होता है? इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या प्रोटोप्लाज्म कितना बड़ा, वो हम लोग मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली? नहीं। तो क्या पैरामीटर्स यूज करते हैं जिससे हम लोग ग्रोथ मेजर करते हैं? इंक्रीज इन उसका वेट, फ्रेश वेट, ड्राई वेट होने के बाद उसका वेट, उससे ग्रोथ पता चलेगा। उसका लेंथ कितना बड़ा, वो एरिया कितना कवर कर रहा है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसके अंदर जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो सेल का नंबर। अगर तुम रूट एपिकल मेरिस्टम देखोगे मेज प्लांट का, तो तुमको एक टाइम पे पर आवर 17,500 सेल में वो डिवाइड कर रहा है, मतलब वो उतना ग्रो कर रहा है। और वाटरमेलन का साइज बढ़ रहा है कितना ज्यादा टाइम, 3,50,000 टाइम। इसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, इसमें साइज बढ़ रहा है। पोलन ट्यूब्स कैसे ग्रो करता है? लेंथ में ग्रो करके। डॉर्सी वेंट्रल लीफ कैसे ग्रो करता है? सरफेस एरिया बढ़ा करके। सबका ग्रो करने का कैपेबिलिटी क्या है प्लांट के पास का? डिफरेंट है। डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते प्रोटोप्लाज्म को, लेकिन इनडायरेक्टली कर सकते हैं। अब फेजेस ऑफ ग्रोथ बताओ, कितने फेज में ग्रोथ होता है? ये तो हम लोगों ने, तुम्हें सबसे अच्छा एग्जांपल रूट का टिप का जो हम लोगों ने पढ़ा था उधर याद करो। सबसे पहला फेज क्या था? सेल्स डिवाइड कर रहे थे, मेरिस्टेमेटिक फेज था, क्योंकि वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट था। तो वो प्रोटोप्लाज्म रिच होता है बहुत ज्यादा, उसमें लार्ज न्यूक्लियाई होता है। सेल वॉल अभी प्राइमरी ही है, पतला सा है, सेल्यूलोजिक है, बट बहुत ज्यादा आपस में सेल वॉल में कनेक्शन है, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन है। नया नया बच्चा होता है, सबसे कनेक्टेड होता है, पूरे फैमिली को जोड़ के रखता है। अब इलॉन्गेशन फेज होगा, वो सेल्स एनलार्ज होंगे, और उसके बाहर अभी तो पतला सेल वॉल था, उसके बाहर न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन होगा। उस टाइम वैक्यूलेशन इंक्रीज होगा। उसके अलावा फिर अल्टीमेटली क्या था, याद है तुम्हें? जोन ऑफ मेरिस्टम, जोन ऑफ इलॉन्गेशन, और अल्टीमेटली वो मैच्योरेशन फेज में जाएगा, मैक्सिमल साइज अटेन कर लेगा, बॉल जो मोटा हो जाएगा, पतला था उसमें न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन हुआ, वो मोटा हो गया, और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस देखने को मिला। तो ऐसे सेल, ऐसे ग्रोथ होता है प्लांट्स में। तुम एक रूट टिप से बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हो। अब जब इतना पढ़ लिया, देखो कितना इजी चैप्टर है, कुछ है नहीं इसमें, से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही क्या है? क्या प्लांट ग्रोथ डिटरमाइन किया जा सकता है? नहीं। ग्रोथ मेजरेबल है, बिल्कुल है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड से। मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा कनेक्शन है, क्योंकि बच्चा है, अभी नया नया सेल्स डिवाइड करे, कनेक्ट फैमिली को कनेक्ट करके रखेगा। इलॉन्गेशन फेज में क्या होगा? जब वो मैच्योर हो जाएगा, वैक्यूलेशन। वैक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? खाली जगह। अब उसको क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। बड़े होने के बाद हमें क्या चाहिए होता है? स्पेस चाहिए होता है। तो फाइनली अल्टीमेटली क्या होगा? मैच्योरेशन फेज। जब मैच्योर हो जाएंगे, हमें पता होगा कि हम लोग को मम्मी पापा के साथ रहना है, तब हमें स्पेस की जरूरत नहीं है। ये ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितना ग्रोथ हो रहा है, उसको ग्रोथ रेट बोलते हैं। हर चीज को डिटरमाइन करने के लिए रेट होता है, ये कितने रेट से ग्रो कर रहा है पर यूनिट टाइम। अब मैथमेटिकली उसको हम लोग अरिथमेटिक ग्रोथ के फॉर्म में भी ले सकते हैं, और ज्योमेट्रिक ग्रोथ के फॉर्म में। अरिथमेटिक सिंपल, इसमें क्या होगा? एक डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, अदर जो होगा वो डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। अब तुम इसको कैसे याद रख सकते हो? छोटी बहन एंड बड़ी बहन, बड़ी बहन विल मैच्योर,
द छोटी बहन विल कंटिन्यू टू डिवाइड। कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे? पूरे टी टाइम में कितना उसका ग्रोथ हुआ, कितना उसका लेंथ इंक्रीज हुआ, इज इक्वल टू कितना पहले इनिशियल टाइम जीरो में उसका लेंथ कितना था, प्लस ग्रोथ रेट मतलब कितना इलोंगेशन हुआ उसने टाइम में, मल्टीप्लाइड बाय 5। ये अरिथमेटिक ग्रोथ रेट का फॉर्म यार कभी आई डोंट थिंक ये पूछा जाएगा ना, अभी तक पूछा गया है। ज्योमेट्रिक फेज ग्रोथ के बारे में भी, ये कर्व का ये जो पॉइंट पार्ट है वो बस तुम्हें याद रखना। ये कर्व सिग्मॉइड कर्व तुम्हें तो बहुत जगह देखने को मिलेगा, सिंपल है। पहले इनिशियली ग्रोथ क्या होगा, बहुत स्लो, लैग, लैग फेज में होगा। फिर ग्रोथ बढ़ेगा एक्सपोनेंशियल लॉग फेज में, रैपिड ग्रोथ होगा। जितने भी सेल्स है वो माइटोटिक सेल डिवीजन शो करेंगे एंड दे रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यूअसली डिवाइड किए जाएंगे। लेकिन एक टाइम के बाद क्या आएगा, इनके पास खाने की कमी आएगी। क्या तब ये डिवाइड कर पाएंगे? नहीं, तो वो किस फेज में चले जाएंगे, स्टेशनरी फेज में। देयर इज अ लैग फेज फॉलोड बाय एक्सपोनेंशियल फेज फॉलोड बाय स्टेशनरी फेज। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या ये कभी पूछा जाएगा? कभी नहीं पूछा जाएगा। याद रख लो फाइनल साइज कितना अटेन किया इज इक्वल टू इनिशियल उसका कितना साइन था, बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिदम, ये जो हम लोग एक्सपोनेंशियल वर्ड यूज करते हैं वही ग्रोथ रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम आउटपुट। यहाँ पे आर क्या है बच्चों तुम्हारा? रिलेटिव ग्रोथ रेट है। रिलेटिव ग्रोथ रेट और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट अब क्या होता है? एब्सोल्यूट बच्चों टोटल ग्रोथ कितना हुआ पर यूनिट टाइम, वो 50 से 100 हुआ, तो पर यूनिट टाइम वो टोटल कितना ग्रो किया। और ग्रोथ गिवन बाय गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम वो कितना ग्रो कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि वो अल्टीमेटली तो 100 में हुआ, लेकिन 100 से पहले वो 55 हुआ होगा, 55 से वो 60 हुआ होगा। तो 50 से 55 होना, 55 से 60 होना उसका रिलेटिव ग्रोथ रेट है। पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर वो कितना ग्रो किया। 50 से 100 डायरेक्ट तो नहीं हुआ होगा, 50 से 100 होना इज एब्सोल्यूट। 50 से 100 होने के बीच में वो जब 60, 65, 70 हुआ, दैट इज रिलेटिव ग्रोथ। यहाँ पे डायग्रामेटिक कंपैरिजन है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट का, ए और बी लीव्स में। ये 5 से 10 हुआ, ये 50 से 55 हुआ। अगेन ये एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी 5 सेंटीमीटर से बढ़ा, ये भी 5 सेंटीमीटर से बढ़ा, लेकिन ये 50 होने के पहले भी इसका कुछ हुआ होगा ना, दैट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट। ये भी 5 से 10 डायरेक्ट तो नहीं हुआ होगा, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 हुआ होगा, दैट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब इतना दूर तक पहले एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं बच्चों, एनसीईआरटी में भी सेम चीजें लिखी है। बस सबसे पहले टिक कर लो 3 से 4 पीवाईक्यू, बहुत इजी चैप्टर है, बस तुमको याद रखना। सेम जो मैंने तुम्हें बताया, जो जो चीजें बोली हिंदी में, क्या कि जितने भी रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स सब एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। ट्रीज कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। वेजिटेटिव फेज जो है वो फ्लावरिंग फेज के पहले आ रहा है। डेवलपमेंट क्या होता है ये भी हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन इससे यही अराइज हुआ कि प्लांट कैसे ग्रो एंड डेवलप कर रहा है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो सबसे पहले हमें देखना है वो है प्लांट ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है कोई भी लिविंग, ये याद रखो। ग्रोथ डिफाइनिंग क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो जरूर है। हम लोग ग्रो तो कर रहे हैं, कैसे? इरिवर्सिबल, परमानेंट, साइज बढ़ना, कोई भी ऑर्गन या उसके पार्ट या इंडिविजुअल सेल का, उसको ग्रोथ बोलते हैं। अब ग्रोथ में कुछ चीजें बनेंगी भी, कुछ टूटेंगी भी। याद करो जब भी कोई इंसान ग्रो करता है तो उसको थोड़ा सा मतलब ज्यादा अगर नीट निकालनी है तो थोड़ा सा उसको ज्यादा फोकस होना होता है। हो सकता है उसकी पुरानी दोस्ती टूट जाए, लेकिन वो अपना करियर अच्छा कर रहा है, फिर लास्ट में उसका फ्रेंड भी उसको देख करके मोटिवेट हो रहा है, तो वो भी कुछ अच्छा करेगा अपनी लाइफ में। तो कुछ स्टार्टिंग में टूटा, लेकिन कुछ बना भी, तो वो ग्रोथ होता है। तुम अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी ग्रोथ का मतलब समझ सकते हो। तुम्हें आज लगेगा यार मैं निशा से बात नहीं कर पा रही, मेरी उससे दोस्ती टूट जाएगी क्या? नहीं, जब तुम्हें अगर वो तुम्हारी सच्ची दोस्त होगी, तुम्हारा नीट क्लियर होगा, तो सबसे ज्यादा खुश वही होगी, तुमको देख के मोटिवेट होगी, वो भी कोई कुछ अच्छा करेगी, वो भी या तो सीए बनेगी या इंजीनियर बनेगी या जो उसका मन होगा वो करेगी। तो ग्रोथ इज लाइक दैट। क्या ग्रोथ को डिटरमाइन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ग्रोथ तो कंटिन्यूअसली हो ही रहा है मेरिस्टम सेल्स के वजह से। न्यू सेल्स हमेशा एडअप हो रहे हैं, इसको ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। हमें पता है जो एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं वो तुम्हारा साइज बढ़ाते हैं, एक्सिस के अलॉन्ग ग्रोथ करवाते हैं। लेकिन वही कुछ लेटर मेरिस्टम्स होते हैं डाइकॉट प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म्स में, जो कि गर्थ बढ़ाते हैं। अच्छा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी नहीं। ग्रोथ डायरेक्टली मेजर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रोथ का मतलब प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ना है। लेकिन इनडायरेक्टली वेट के हेल्प से एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, सेल नंबर से कर सकते हैं। अब हर ऑर्गेनिज्म का, हर प्लांट बॉडी का ग्रो करने का क्राइटेरिया इज डिफरेंट।
पर आवर 17,500 सेल न्यू बन रहे हैं, दैट इज ग्रोथ, सेल डिविजन इज ग्रोथ। इंक्रीज इन साइज ऑफ वाटरमेलन अप टू 3,50,000 टाइम इज ग्रोथ फॉर वाटरमेलन। वही पोलैंड ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन लेंथ। पोलैंड ट्यूब्स कैसे ग्रो कर रहा है, लेंथ बढ़ा करके। लीव्स कैसे ग्रो कर रहा है, बाय इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। तो सबके लिए ग्रोथ का डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट है। अब व्हाट आर द फेजेस ऑफ ग्रोथ, ये भी एक रूट टिप से हम लोगों ने समझा। पहले देयर इज अ मेरिस्टेमेटिक फेज फॉलोड बाय elongation phase and ultimately the maturation phase. You can see it. मेरिस्टेमेटिक फेज, नया नया बच्चा होगा, सेल में प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होगा लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, अभी सेल वॉल पतला सा सेल्यूलोजिक होगा। फिर उसके बाद क्या होता है तुम्हारा जोन ऑफ इलोंगेशन, जिसमें वो ग्रो तो बहुत ज्यादा कर लिया लेकिन अभी उसको स्पेस चाहिए, जब वो बड़ा हो रहा है तो न्यू न्यू सेल वॉल्स, उसमें न्यू न्यू दोस्त आ रहे हैं, उसके बाद उसको स्पेस चाहिए, वैक्यूलेशन। फाइनली जब वो मैच्योर हो गया, उसे पता चला स्पेस ये सब कुछ नहीं होता, फैमिली के साथ ही रहना होता है, तो उसने अपने मैक्सिमल साइज को अटेन किया, वॉल पूरी तरह से थिकन हो गई एंड प्रोटोप्लाज्म में हो। So there is meristematic phase followed by zone elongation phase and ultimately the maturation phase. ये ग्रोथ, एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, एक बड़ी बहन जो कंटिन्यूअसली डिवाइड नहीं कर रही, वो मैच्योर होकर रहेगी, छोटी बहन सबसे दोस्ती कर रही है, दैट इज एरिथमेटिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में तीन फेज में ग्रोथ होता है। इनिशियली क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, बाद में क्या होगा, रैपिड ग्रोथ करेगा, लेकिन एक टाइम पे क्या होगा, उसके पास खाने की कमी हो जाएगी, फिर ग्रोथ रुक जाएगा, दैट इज तुम्हारा सिग्मॉइड एस्कर। आई डोंट थिंक कि ये पूछा जाए, बट आप एक बार पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है, सिंपल वर्ड में 50 से 100 बनना इज एब्सोल्यूट ग्रोथ, लेकिन 50 से 100 बनने के बीच में वो 55 जब हुआ, जब 60 हुआ, तो वो वाली ग्रोथ को कैलकुलेट करना इज रिलेटिव ग्रोथ, सिंपल भाषा में। ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशंस की जरूरत है, सबको पता है, पानी की जरूरत होगी, वहीं पे सारी पानी के हेल्प से ही एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है। और किसकी जरूरत होगी, ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और किसकी जरूरत होगी, खाने की जरूरत होगी। टेम्परेचर सही मिलेगा तभी वो ग्रो करेगा, लाइट सही मिलेगा, ग्रेविटी सही मिलेगी, ये सारी चीजों पे ग्रोथ डिपेंड करता है, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटी। अब एक सेल डिवाइड किया और डिफरेंशिएट होकर के मैच्योर हो गया और फर्दर डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि वो मैच्योर हो चुका है, तो वो डिफरेंशिएशन है। जैसे ट्रेकेट्स किसको याद है, उसमें सेल्स अपना प्रोटोप्लाज्म लूज कर देता है और बहुत स्ट्रॉन्ग लिग्नोसेल्यूलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल बनाता है और कैरी करता है वाटर को टू लॉन्ग डिस्टेंस अंडर एक्सट्रीम टेंशन। तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ, डिफरेंशिएट हो गए, ये मैच्योर हो गए, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मैच्योर मतलब जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है, जिन्होंने अपनी कैपेसिटी खो दी थी, अगर उन्हें वो वापस से डिवाइड करने लग जाए, तो उसको हम लोग डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जिसका एग्जांपल मेरिस्टम्स में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम है। अब ये जो जिन्होंने डिफरेंशिएटेड सेल्स, जिन्होंने पहले अपनी कैपेबिलिटी खो दी थी और वापस से डिफरेंशिएट किए, उसको डी डिफरेंशिएशन बोला। और वापस से जब ये मैच्योर हो गए और नहीं डिवाइड कर रहे, दैट इज डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, मैच्योर हो गए और नहीं डिवाइड कर रहे, मैच्योर होने के बाद वो वापस डिवाइड कर रहे, डी डिफरेंशिएशन। और वो वापस डिवाइड करने के बाद फिर से मैच्योर हो गए, ये डी डिफरेंशिएशन। इसका तुम एग्जाम्पल एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से याद रख सकते हो, सिंपल। सिमरन एंड राहुल इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, उनको लगा पहले सिमरन मैच्योर हो गई कि राहुल उसके लिए नहीं, तो वो डिफरेंशिएट कर गई और ब्रेकअप कर लिया। फिर क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम ब्रेकअप होता है तो एक रिलैप्स वाला स्टेज जरूर आता है, तो उसको लगा नहीं 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 राहुल मेरे लिए, तो वापस से वो उसके साथ आ गई, वापस से डिफरेंशिएट कर, फिर उसको धोखा मिला, अब वो वापस से मैच्योर हो गई, अब फाइनल ब्रेकअप हो गया। तो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड बी डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल ट्रेकेट्स, एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम्स। और यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन में जो भी रूट एपिकल मेरिस्टम से दूर में है ना, दैट इज तुम्हारा डी डिफरेंशिएट, वो तो एकदम दूर मैच्योर होके चलेगा। अब डेवलपमेंट क्या है, इतना हम लोगों ने पढ़ा, व्हाट इज डेवलपमेंट। तो अभी तक हम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डेवलपमेंट इज ग्रोथ के साथ साथ डिफरेंशिएशन होना, इज डेवलपमेंट। मतलब तुम ग्रो तो किए लेकिन तुम डिफरेंशिएट मतलब मैच्योर भी हो गए, दैट इज तुम्हारा तुम डेवलप कर गए। मतलब ऑल चेंजेस जो एक ऑर्गेनिज्म जा रहा है अपने लाइफ साइकिल में, फ्रॉम जर्मिनेशन से सेनेसेंस तक। एक मेरिस्टेमेटिक सेल के साथ क्या होगा, पहले वो
डिवाइड कर रहा होगा, फिर वो मैच्योर सेल में कन्वर्ट होगा, फाइनली जाकर के वो मर जाए। लेकिन जब वो ग्रो कर रहा होगा तो फिर कुछ उसके ऐसे दोस्त आएंगे, चल 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 चल, क्यों डिफरेंशिएट कर रहा है, क्यों मैच्योर हो रहा है, उसका ध्यान भटका देंगे तो वो वापस से डिवाइड करने लग जाएगा। दिस इज ग्रोथ। पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, प्रोटोप्लाज्म में ग्रोथ होता है, वो डिफरेंशिएट करके मैच्योर होता है, इलोंगेशन, उससे मैच्योर होने से पहले इलोंगेशन होता है, फिर वो मैच्योर सेल में कन्वर्ट होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर वो मर जाता है, और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होती रहती है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं बच्चों जो डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, मतलब, और फेजेस ऑफ लाइफ, मतलब जब वो बच्चे होंगे तो वो अलग टाइप से दिखेंगे, जब वो बड़े होंगे तो वो अलग टाइप से दिखेंगे, जब वो एयर में होंगे तो वो अलग टाइप से दिखेंगे, मतलब जिसको रंग बदलू बोलते हैं ना, जैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, वैसा वाला टाइप के प्लांट्स होते हैं कुछ। नॉर्मली दुनिया में भी ऐसे ही लोग होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे कॉटन, ये इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोफिल, जो कि कॉटन, कोरिएंडर एंड लाक्सपर्म में देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, जो जुवेनाइल प्लांट होंगे वो डिफरेंट होंगे इन शेप फ्रॉम द मैच्योर प्लांट्स, इसको हेट्रोफिली बोलते हैं। लार्क्सपर एंड बटरकप का एग्जाम्पल दिया। जुवेनाइल में देखो कैसा है, और एडल्ट में देखो कैसा है, अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, शेप ही चेंज कर दिया। अब तुम शेप ऑफ लीव्स को देखो जब वो पानी में नहीं, लैंड में है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी, इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोफिली। अगेन इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, CCLB, BCLB बोल सकते हो, दैट इज बटरकप, कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्क्सपर। डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, हम लोग को पता है। डेवलपमेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कुछ बाहरी फैक्टर जो हमें पता है, लाइट, टेम्परेचर, पानी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन मिलेगा तभी वो ग्रो करेगा, और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स पे भी उसका ग्रोथ डिपेंड करता है, और कुछ अंदर इंटरसेल्यूलर कुछ केमिकल्स पे भी तो ग्रोथ डिपेंड करता है, हम तो सब केमिकल्स के बने, और केमिकल्स की वजह से भी ग्रोथ में फर्क, चेंजेस आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ग्रोथ मूवमेंट को स्टडी करने को क्लिनोस्टैट बोलते हैं, अगेन अ नॉन एनसीईआरटी वर्ड, बट गिवन इन योर प्रीवियस 37 ईयर पीवाईक्यू। तो अभी हम लोग यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं, आई थिंक ये सबसे इजी चैप्टर है, मैं, मुझे तो सबसे इजी लगा, आई होप आप लोग को भी लगे। क्या क्या कंडीशंस चाहिए थी ग्रोथ करने के लिए, ये हम लोगों ने उसी टाइम पढ़ लिया। अब तो तुम लोग खुद से ही बता सकते हो, टेम्परेचर चाहिए, और क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये सारी चीजें हमें चाहिए। क्यों पानी चाहिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, क्यों ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी के लिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपना काम करने के लिए, लाइट की जरूरत है, ग्रेविटी की जरूरत है, ये सब ग्रोथ को अफेक्ट करता है। फिर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ब्रेकअप इस ब्रेक, डिफरेंशिएशन फर्स्ट जब वो मैच्योर हुआ, लेकिन वापस से जब रिलैप्स हुआ एंड वो उसके पास वापस गई, फर्स्ट पैचअप इज री डिफरेंशिएशन, एंड फाइनल ब्रेकअप इज री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के एग्जांपल ट्रेकीज, री डिफरेंशिएशन के एग्जांपल मेरिस्टम्स, एंड री डिफरेंशिएशन के एग्जांपल, एंड री डिफरेंशिएशन। उसके बाद फिर आते हैं डेवलपमेंट पे। सबको पता है डेवलप, ग्रो करके मैच्योर हो जाना इज डेवलप, क्योंकि मैच्योर होने के बाद तुम मरोगे, तो ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इज डेवलपमेंट, जो कि देखो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, प्रोटोप्लाज्म ग्रो करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, इलोंगेट करेगा, मैच्योर हो जाएगा, मर जाएगा, बीच में कुछ जो होंगे वो वापस से डिवाइड करते रहेंगे, दैट इज सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल। अब प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जैसा देश वैसा भेष, अगर बच्चे में वो अलग दिख रहा है, बड़े में अलग दिख रहा है, जब वो लैंड पे था तो अलग दिख रहा है, पानी में है तो अलग दिख रहा है। पानी वाले और लैंड वाले का एग्जांपल बटर कप है, जुवेनाइल और एडल्ट में डिफरेंट है, उसका एग्जांपल CCL है, कॉटन है, कोरिएंडर है, लार्कस्पर है। साथ सबसे पीवाईक्यू पूछा गया है और बार बार पूछा गया है। यहाँ पे डेवलपमेंट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, बाहर वाले फैक्टर तो हमें पता है, टेम्परेचर, पानी, ऑक्सीजन, लाइट, इन पे डिपेंड करता है। अंदर वाले फैक्टर हमें ध्यान रखने हैं, जिसमें इंट्रा, दैट इज जीन्स पे भी डिपेंड करता है, मम्मी पापा कैसे थे उस पर ग्रोथ डिपेंड करता है, और इंटरसेल्यूलर मतलब केमिकल्स, जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब ये जो बॉडी में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो क्या है, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। बच्चों, ये अगेन तुम्हारे बुक में चार्ट के फॉर्म में नहीं दिया है, लेकिन मैंने तुम्हें इजी हो जाए इसलिए मैंने इसको चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। आराम से 10-15 मिनट में ये तुमको याद हो जाएगा। और इससे देखो कितने पीवाईक्यू, तुम सिर्फ येलो येलो मार्क देखोगे, मतलब 3 से 4 जो पीवाईक्यूज आए हैं वो इधर से ही आए हैं मैक्सिमम। अब प्लांट को की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं कुछ केमिकल्स, मतलब कि स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स है जिनका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है।
बहुत सारे केमिकल्स हैं। क्या सिर्फ केमिकल्स प्लांट का ग्रोथ बढ़ाएंगे? नहीं, कुछ कम भी करेंगे। तो जो प्रमोटर है वो ऑक्सिन्स है, जिबरेलिन्स है और साइटोकाइंस है। ए, जी, सी या फिर ए, सी, जी याद रखो। ये ग्रोथ करवा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो इनहिबिट कर रहे हैं, दैट इज इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ए, ई या ई, ए, ये इनहिबिट कर रहे हैं। इसमें एक इथाइलिन जो है वो दोगला है, वो बढ़ाएगा भी, मन करेगा, मन करेगा। हर जगह हम लोगों ने देखा है एक धोखेबाज। हर चैप्टर में ऑलमोस्ट एक एक धोखेबाज था। तो इस चैप्टर का धोखेबाज कौन है? इथाइलिन। मन किया तो ग्रोथ को प्रमोट किया, मन किया तो growth। अब फाइटो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? यही रेगुलेटर्स जो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं और अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को खुद ही इन्फ्लुएंस करते हैं, वो फाइटो हॉर्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ऑक्सिन्स। बच्चों, एक चार्ल्स डार्विन, सबसे फर्स्ट चैप्टर याद करो। जब मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो हु इज कॉल्ड एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, उसमें अर्नस्ट मेयर के बारे में बताया था। तो वही चार्ल्स डार्विन की यहाँ पे बात होगी। उन्होंने देखा कैनरी ग्रास के जो कोलियोप्टाइल्स थे, उनको जब एक साइड से लाइट दी तो वो उसी साइड ग्रो कर गए। तो क्या वो लाइट की वजह से उस साइड ग्रो कर रहे हैं? ये कोई और बात है। बात कुछ और है, क्योंकि उसके टिप में एक ऑक्सिन्स प्रेजेंट था जो कि पोलर मूवमेंट, एक ही साइड वो ग्रो कर सकता था। इसके वजह से ऐसा हुआ, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द लाइट। तो फिर फाइनली एफ डब्ल्यू वेंट ने ओट सिगलिंग्स के टिप ऑफ कोलियोटाइन से डेवलप किया ऑक्सिन्स। ये जो बायो ऐसे अगेन नॉन एनसीईआरटी, बट गिवन इन योर 37 ईयर पीवाईक्यू। ये फोटोट्रोपिज्म के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा वो केमिकल है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि फोटोट्रोपिज्म शो करता है, किसके प्रेजेंस में फोटोट्रोपिज्म होता है। अब ये है क्या? ये नेचुरली इंडोल 3 एसिटिक एसिड है और इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड है, लेकिन सिंथेटिक फॉर्म में इट इज प्रेजेंट एज नैप्थलीन एसिटिक एसिड या फिर 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सिंथेटिक फॉर्म इज NaA and 2,4-D एंड ये इंडोल के एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। अब क्या ये प्रमोटर है? तो प्रमोटिंग वाला सारा काम, प्लांट को प्रोपगेट करना, प्लांट में फ्लावर को प्रमोट करना, वो भी फ्लावर किस में? पाइनएप्पल्स में। फ्रूट और लीव्स को अर्ली स्टेज में गिरने नहीं देगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये प्रमोटर है। लेकिन जो मेच्योर लीव्स और फ्रूट्स होंगे उसको तो ये एब्सेशन, उसके एब्सेशन को प्रमोट करेगा, अर्ली गिरने नहीं देगा, क्योंकि ये प्रमोटर है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये एपिकल डोमिनेंस शो करता है, मतलब ग्रोइंग एपिकल बर्ड जो होगी वो फिर लेटरल ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी, एक्सिलरी बर्ड्स के ग्रोथ को। लेकिन अगर तुम डिकैपिटेट कर दो, इस टिप को ही रिमूव कर दो, तो क्या लेटरल बर्ड्स ग्रो करने लगेंगे? बिल्कुल करने लगेंगे। तो ये हम लोग टी प्लांटेशन हेज मेकिंग में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पी प्लांट का प्रोपगेशन, फ्लावरिंग, प्रिवेंटिंग फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप्स, एपिकल डोमिनेंस, सब ऑक्सिन शो कर रहा है। पार्थिनोकॉपी मतलब फ्रूट्स का फॉर्मेशन करना विदाउट फर्टिलाइजेशन, किसके हेल्प से कर सकते हैं? ऑक्सिन्स, लाइक इन टोमेटोज। वहां पे एग्जांपल किस में पढ़े थे? अच्छा, ये अभी पढ़े नहीं है, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 में। तब तुमको उस दिन मैं याद करवाऊंगी, वहां पे बनाना एग्जाम्पल में। इसको हर्बिसाइड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, मतलब इसका जो 2,4-D वाला है वो डाइकोटिलेडोन के वीड्स को हटाता है, ये याद रखें। और इसमें डी है तो ये सिर्फ डाइकॉट को हटाएगा, मोनोकॉट को नहीं। अगेन अ पीवाईक्यू। एंड ये प्रिपेयर करेगा वीड फ्री लॉन्स। तो होटल से सब में तो ये हमेशा यूज होता होगा, बस हमें नहीं पता क्योंकि हमारा होटल था। जाइलम को डिफरेंशिएट करेगा, सेल डिवीजन, इसको तो प्रमोट करना है ना, तो ये सारा काम करेगा। जिंक की अगर कमी होगी तो इसका ग्रोथ अफेक्ट होगा। मूवमेंट, बेसिपेटल, बेसिपेटल का मतलब याद करो। अभी तुमको मैं याद कराऊंगी बेसिपेटल का मतलब, रुक जाओ, मैं भूलने कुछ भी नहीं दूंगी तुमको। बेसिपेटल का क्या मतलब था? मेन एक्सिस टर्मिनेट। अभी हम लोगों ने एपिकल डोमिनेंस पढ़ा ना, तो फ्लावर किस ऑर्डर में ग्रो कर रहे हैं? बेसिपेटल, तो बेसिपेटल ग्रो, बेसिपेटल मूवमेंट। क्लियर? ऑक्सिन्स के बारे में कौन बताएगा बच्चा? सिंपल। ऑक्सिन क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी केमिकल के पास जो कि प्लांट को फोटोट्रोपिज्म मतलब एक साइड ग्रो करने में हेल्प कर रही है। ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड का बना है और या इंडोल ब्यूटारिक एसिड का। लेकिन जब सिंथेटिक फॉर्म में है तो ये 2,4-D और NaAA के फॉर्म में है। प्लांट को प्रोपगेट करवाएगा, फ्लावरिंग करवाएगा, उसके अलावा पार्थिनोकार्पी यूज करेगा, एपिकल डोमिनेंस शो करेगा, हर्बिसाइड्स के फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। ये सेल डिवीजन में हेल्प करेगा और ये जिंक की डेफिशिएंसी से इसकी ग्रोथ अफेक्ट होती है। अगेन ये जो दोनों पॉइंट्स है, ये वाली जो पॉइंट है ये नॉन है इसी बात। एपिकल डोमिनेंस को हटाने के लिए एपिकल बर्ड को ही हटा दो, सबसे अच्छा चीज।
तो सबसे पहले हम लोगों ने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसमें हम लोगों ने अभी सिर्फ इंडोल कंपाउंड के बारे में बात की। इंडोल कंपाउंड में भी ऑक्सिन्स के बारे में बात की। अभी मैं डिटेल इसको हर कंपाउंड के साथ-साथ इसको डिटेल करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने डार्विन साहब ने जो कोलियोप्टाइल्स ऑफ कैनरी ग्रास से फोटोट्रॉपिज्म देखने को मिला, और फिर एफ.डब्ल्यू. वेन टाइम उन्होंने फाइनली बोला कि ये फोटोट्रॉपिज्म ऑक्सिन्स के वजह से हो रहा है। अब ये ऑक्सिन्स क्या थी? ये इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। इसका नेचुरल कंपाउंड्स, इसका सिंथेटिक कंपाउंड्स, अब ये उन दोनों के नाम, the plant propagation, flowering, preventing fruit drop, showing apical dominance, which could be treated with decapitation, used in tea plantation and hedge making. Again, अब बार-बार टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग पे क्वेश्चन आया है। उसके अलावा इंड्यूसिंग पार्थिनोकार्पी, हर्बिसाइड्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। डी आ रहा है तो सिर्फ डाइकॉट को मारेगा, मोनोकॉट को नहीं मारेगा। वीट फ्री लॉन्स बना रहा है। जाइलम का डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। द सेकेंड प्रमोटर इज AGC, दैट इज तुम्हारा जिबरेलिक एसिड। अब ये जिबरेलिक एसिड कैसे आया बच्चों? तो जिबरेलिक एसिड एक फुलिश शेड्यूलिंग थी बकाने, उसमें डिजीज हुआ, कॉज्ड बाय एक फंगस पैथोजन जिसका नाम था जिबेरेला। लेकिन ई कुरुसावा ने बोला कि ये जो पैथोजन है इसके अंदर एक कंपाउंड है जिसकी वजह से ये डिजीज हो रही। डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग की जो डिजीज थी वो जिबरेलिक एसिड की वजह से हुई। 100 ऑफ जिबरेलिन्स है लेकिन इंपॉर्टेंट GA3 है। अगेन इसके नाम में एसिड आ रहा है तो ये एसिडिक है, ये टर्पीन कंपाउंड्स में आता है। क्या करेगा? प्रमोट करेगा। तो ये लेंथ ऑफ एक्सिस को कौन बढ़ा रहा है? यही बढ़ा रहा है। ग्रेप स्टॉक्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। तो क्या ये डॉर्फनेस को कंट्रोल कर रहा है? बिल्कुल, क्योंकि ये लेंथ ऑफ एक्सिस को बढ़ा रहा है। उसके अलावा फ्रूट्स लाइक एप्पल को इलोंगेट कर रहा है, उसके शेप को इंप्रूव कर रहा है। और क्या कर रहा है? ये बुढ़ापा को डिले कर रहा है क्योंकि इसको ग्रोथ करवाना है। डिले द सेनेसेंस। माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करेगा। अगर तुम इसके शुगर केन क्रॉप में स्प्रे कर दोगे ना तो स्टेम का लेंथ बढ़ जाएगा, उसका यील्ड बढ़ जाएगा to 20 टन्स पर एकड़। वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। इसको जुवेनाइल कॉनिफर्स में तुम स्प्रे कर दो, उसकी मैच्योरिटी पीरियड बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी वो सीड बनाने लगेगा। और क्या करेगा? ये बोल्टिंग करवाएगा, दैट इज इंटरनोड का एलोंगेशन करवाएगा फ्लावरिंग से पहले। ये अगेन ये दोनों पॉइंट नॉन एनसीईआरटी है लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। सीड जर्मिनेशन के टाइम पे स्टोर्ड फूड किससे मोबिलाइज होता है? तो स्टोर्ड फूड इससे मोबिलाइज होता है। और लॉन्ग डे प्लांट्स में अंडर शॉर्ट डे कंडीशन में ये फ्लावरिंग प्रमोट करवाता है। कौन? जिबरेलिक एसिड्स। फूड को मोबिलाइज करा रहा है और लॉन्ग डे प्लांट्स को शॉर्ट डे कंडीशंस में भी फ्लावर करने में हेल्प कर रहा है। तो जिबरेलिक एसिड्स कैसे पता चला? कि एक डिजीज थी राइस सीडलिंग की, बोला गया एक फंगल पैथोजन की वजह से हो रहा है, बट जो एसिड जिस कंपाउंड की वजह से हो रहा है वो जिबरेलिक एसिड था। बहुत सारा था लेकिन GA3 इंपॉर्टेंट था जो कि एसिडिक था। ये प्लांट की लेंथ को बढ़ा रहा है। एप्पल से सबको इलोंगेट करे, मतलब लेंथ इंक्रीज करने का काम इसका है। बुढ़ापा को डिले कर रहा है। कॉनिफर्स में स्प्रे कर दो, लेंथ बढ़ा देगा, उसके यील्ड को बढ़ा देगा। जुवेनाइल कॉनिफर्स में स्प्रे कर दो तो मेच्योरिटी बढ़ा देगा। इंटरनोड इलोंगेशन कौन करवा रहा है? तो जो जिबरेलिक एसिड करवा रहा है। तो अगेन जिबरेलिक एसिड क्या है? तुम्हारा टर्पीन्स में आता है। तो इंडोल कंपाउंड्स हो गया। अब टर्पीन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये अगेन प्रमोटर में आता है। तो ये कैसे डेवलप हुआ? वही फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइट सीडलिंग फंगल पैथोजन। लेकिन फिर ई कुरोसावा है, उन्होंने बोला ये जो सब्सटेंस है वो जिबरेलिक एसिड है। तो जिबरेलिक एसिड से उसमें पता चला कि बहुत सारे जिबरेलिक एसिड है इंपॉर्टेंट GA3। लेंथ ऑफ एक्सेस को बढ़ा रहा है, सेनेसेंस को डिले कर रहा है। शुगर केन क्रॉप में इसको स्प्रे करो, लेंथ बढ़ा देगा, यील्ड बढ़ा देगा। कॉनिफर्स में स्प्रे करो, हैसन कर देगा मैच्योरिटी पीरियड को। इंटरलूड इलॉन्गेशन में मदद कर रहा है। तो ये सारा चीज कौन कर रहा है? जिबरेलिक एसिड कर रहा है। इसके बाद थर्ड कौन सा आता है बच्चों? तुम्हारा साइटोकाइनिन्स। नाम से ही थोड़ा सा क्लियर है, साइटोकाइनिन्स। ये क्या? कुछ कोवर्कर्स थे, एफ स्कूगन उसके कोवर्कर्स मिलकर के उन्होंने टोबैको स्टैम्प्स देखा। उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स है, जैसे ऑक्सिन्स में अगर हम लोगों ने इन सेल्स के एक्सट्रैक्ट डाल दिए तो वो कंटिन्यूअसली प्रोलिफरेट कर दिया, मतलब कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स थे। और उसमें हम लोगों ने ऑक्सिन्स प्लस ये जो साइटोकाइनिन के एक्सट्रैक्ट्स को डाला तो वो ग्रो करने लगा। अब वो साइटोकाइनिन का एक्सट्रैक्ट कहाँ से मिला? वैस्कुलर टिश्यू, ईस्ट, कोकोनट मिल्क या फिर DNA से मिला। तो वो उन्होंने फिर बताया कि ये एक्चुअली क्या है, साइटोकाइनिन काइनिन कंपाउंड है। फिर मिलर एट एल ने उसी साइटोकाइनिन को एक काइनेटीन नाम दिया, साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंस को काइनेटीन नाम दिया। काइनेटीन क्या है? ये एडेनिन का प्यूरिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है। अब नेचुरल साइटोकाइनेस भी होते हैं जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता है, जो कि हमारे रूट एपिसेस में, शूट बर्ड में, यंग फ्रूट्स ये सब में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही एक जिएटिन कॉर्न कर्नल और कोकोनट मिल्क से आया था। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया। ये क्या करेगा? सेल को डिवाइड कर रहा है। न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ, एडवेंटिशियस शूट का फॉर्मेशन, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करेगा। ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइज करने में हेल्प करेगा। बुढ़ापा में कम करेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड है।
तो क्या था साइटोकाइनिन? कुछ एक्स कूगल ने उसके कोवर्कर्स ने देखा कि कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में हम लोगों ने ऑक्सिन के साथ एक केमिकल कंपाउंड ऐड किया, जिससे वो वापस से ग्रो करने लग गए। वो केमिकल कंपाउंड वैस्कुलर टिश्यू, ईस्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए से मिला और लेटर उन्होंने उसी को नाम दिया साइटोकाइनिन। और मिलर एट आल ने उसी प्रमोटिंग सब्सटेंस को दूसरा नाम दिया काइनेटिन, जो कि एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन है। वैसे ही ज़िएटीन होता है, साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी शो करता है, जो कि कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क में होता है। नेचुरल साइटोकाइनिन तो हमारा मेरिस्टम्स है, रूट एपेक्स में, शूट एपेक्स में, ये सब में मिलता है। नया-नया लीव्स, नया-नया क्लोरोप्लास्ट, नया-नया लेटरल शूट का ग्रोथ, एडवेंटिशियस टिश्यू का फॉर्मेशन, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करना, न्यूट्रिएंट मोबिलाइज कराना। सेम इस चैप्टर में सेम चीजें लिखी हुई हैं। क्या बच्चों, कि ये साइटोकाइनिन सबसे पहले कौन सा कंपाउंड के अंदर आता है? तो एडेनिन डेरिवेटिव्स में आता है। अगेन ये ग्रोथ प्रमोटर है। उसके अलावा जो हम लोगों ने उधर पढ़ा, सेम चीजें चैप्टर में भी लिखी हुई है। क्या था? साइटोकाइनेसिस शो कर रहा था। कौन सा कंपाउंड? काइनेटीन कंपाउंड। कहाँ से आया? ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म के डीएनए से। अगेन ये सब पे कभी क्वेश्चन ये पूछा गया। एक जिएटीन था जो कि कॉर्न कर्नल, इसी का मॉडिफाइड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से साइटोकाइनिन का, जिएटीन हो गया, काइनेटीन हो गया। इसका क्या काम है? रैपिड सेल डिवीजन करना। तो अल्टीमेटली रूट एपेक्स में, शूट बर्ड्स में, यंग फ्रूट्स में मिलेगा नया लीफ, क्लोरोप्लास्ट इन लीफ, लेटर शूट ग्रोथ, एडवेंटिशियस शूट का फॉर्मेशन करेगा। ओवरकम कौन कर रहा है? एपिकल डोमिनेंस को यही कर रहा है। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है और लीव्स को बुढ़ापा से रोकेगा। अब एक आया धोखेबाज। धोखेबाज कौन था? इथाइलिन। क्यों? इथाइलिन गैस क्या कर रहा है? सबसे पहले तो वॉलेटाइल सब्सटेंस है। कजन्स, एचएच कजन्स ने मिलकर के राइपेंड ऑरेंजेस में राइपनिंग को अनराइपेंड बनाना, उसको राइपन इंक्रीज करने में हेल्प किया था। मतलब राइपनिंग प्रमोट कर रहा है ये। इन शॉर्ट बस इतना याद रखो। एक इसका दूसरा फॉर्म है एथेपॉन, ये याद रखना है। ये गेशियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करेगा? ये दो काम करेगा, इनहिबिशन भी करवा रहा है, प्रमोशन भी। अब प्रमोशन कैसे? देखो, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। सेनेसेंस भी प्रमोट कर रहा है बुढ़ापा। बुढ़ापा लाना मतलब इनहिबिशन। और एब्सेशन, लीव्स को झाड़ रहा है, फ्लावर्स को झड़वा रहा है। ये सब क्या हुआ? इनहिबिटर वाली क्वालिटी भी शो कर रहा है। बुढ़ापा, लीव्स को झाड़ना, फ्रूट्स को झाड़ना, लेकिन ग्रोथ भी करवा रहा है। फ्रूट भी राइपन करवा रहा है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट एथेपॉन, जो इसका सोर्स है, टोमेटोज और एप्पल्स के फ्रूट राइपन करने में हेल्प कर रहा है। ये रेस्पिरेटरी रेट को एनहांस कर रहा है। किसकी? प्लांट की। सीड डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, इनिशिएट करेगा, जर्मिनेशन एंड स्प्राउटिंग करवाएगा। ग्रोथ तो करवा रहा है, लेकिन बुढ़ापा भी तो करवा रहा है। इंटरनोड को भी इलॉन्गेट करेगा, पेटियोल इलॉन्गेशन में हेल्प करेगा। लीव्स और अपर पार्ट ऑफ शूट को वाटर के ऊपर रहने में हेल्प करेगा। रूट ग्रोथ करवा रहा है, रूट हेयर का फॉर्मेशन करवा रहा है। फ्लावरिंग भी और सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। फ्लावरिंग ये मैंगो में भी करवा रहा है और फीमेल फ्लावर ये कुकुम्बर में बना रहा है। सारा एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट याद रखना है कि फ्लावरिंग पाइनएप्पल्स में, मैंगो में, फीमेल फ्लावर किस में? कुकुम्बर्स में। बनानास को कैसे ओवर राइपन होने से बचा सकते हैं? अगर एस्कॉर्बिक एसिड डाल दे तो। नहीं तो इथाइलिन क्या करेगा? उसको तो राइपन कराया जाए। तो क्या क्या चीज से इन्होंने इनहिबिट किया? एक तो राइपनिंग करवा करके, सेनेसेंस को प्रमोट करके, एब्सिशन करा के। लेकिन ये अच्छा क्यों था? क्योंकि उन्होंने ग्रोथ भी करवाया, इन्होंने रेस्पिरेशन रेट बढ़ाया, इन्होंने डोरमेंसी तोड़ी और ग्रोथ को प्रमोट किया, लेकिन अल्टीमेटली बूढ़ा करने के लिए। इंटरनेट इलॉन्गेशन करवा रहा है, अपर पार्ट ऑफ शूट को ऊपर ही रहने, लीव्स को अबव वाटर रहने में हेल्प कर रहा है। रूट ग्रोथ करवा रहा है, रूट हेयर का ग्रोथ करवा रहा है। फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है। अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन खराब में सेनेसेंस और एब्सिशन करा रहा है प्लांट ऑर्गन्स का, साथ ही साथ फ्रूट राइपनिंग करा रहा है, जो कि अच्छा चीज है, लेकिन अल्टीमेटली तो वो बूढ़ा ही हो जाएगा। तो दैट इज अबाउट इथाइलिन। तो इथाइलिन सबसे पहले कौन सा गैसियस कंपाउंड में आती है, ये हमें पता है। तो ये तो यहाँ से लिख लो, गैसेस वाले में इथाइलिन आ जाए। और ये दोनों मिडिल एक्टिविटी शो करती है। और एच एच कजन्स ने एक वॉलेटाइल सब्सटेंस राइपेंड ओरिजिन से निकाला था, जिसने हैसन कर दिया था स्टोर्ड अनराइपेंड बनाना उसको। पता चला कि ये कौन सी गैस है? एक इथाइलिन गैस है। अगेन देखो, इससे क्या क्या पीवाईक्यू पूछा गया है। ज्यादा पीवाईक्यू इससे नहीं आया है। गेशियस है, सेनेसेंस एंड राइपनिंग में हेल्प कर रहा है, लेकिन ग्रोथ भी करवा रहा है। सेनेसेंस और एक्सेशन तो करवा ही रहा है, फ्रूट को राइपन भी करवा रहा है। रेस्पिरेशन रेट बढ़ा रहा है, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक बोलते हैं। डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है, जर्मिनेशन स्प्राउटिंग में हेल्प कर रहा है। रूट का ग्रोथ करवा रहा है, रूट हेयर का फॉर्मेशन करवा रहा है। साथ ही साथ प्लांट्स का एब्जॉर्प्शन सर्फेस, क्योंकि रूट ग्रो हेयर का ग्रोथ होगा, रूट का ग्रोथ होगा, अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। फ्लावरिंग को इनिशिएट करेगा, किन में पाइनएप्पल्स में, मैंगो में। और फीमेल फ्लावर्स का फॉर्मेशन किस में करेगा? कोकोनट में, जिससे क्या बढ़ जाएगी? ईल्ड बढ़ जाएगी। फ्रूट राइपनिंग टोमेटोज और एप्पल्स में। कौन सा इसका कंपाउंड? एथेपॉन। एथेपॉन इन एन एक्वस सोल्यूशन, वो तुरंत से एब्जॉर्ब हो जाता है, ये याद रखना है। और ये धीरे धीरे इथाइलिन रिलीज करता है, एक सोर्स है इथाइलिन को रिलीज करने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि प्योर इनहिबिटर है, इज तुम्हारा
एब्सिसिक एसिड और एब्सिसिक 3 केमिकल्स 3 डिफरेंट रिसर्चर्स ने इनहिबिटर बी, एब्सिसिन 2, डॉर्मिन सब नाम से निकाले। बाद में पता चला ये सब एक ही कंपाउंड एब्सिसिक एसिड है। और ये एंटागोनिस्ट है जिबरेलिक एसिड का। दोनों एसिड एक दूसरे के क्या हो गए, एंटागोनिस्ट हो गए। और ये कैरोटीनॉइड्स है का डेरिवेटिव है। इसका क्या होगा, ये सीड जर्मिनेट ही नहीं होने देगा। ये स्टिमुलेट कर देगा क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को और इंक्रीज टॉलरेंस टू स्ट्रेस के लिए टॉलरेंस, लेकिन अच्छा भी है, इनहिबिटर भी है, सीड जर्मिनेट नहीं होने देगा, लेकिन ये स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज होगा। सीड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी प्रोड्यूस कर रहा है टू विथस्टैंड डेसिकेशन। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, ये कौन सा डेरिवेटिव था सबसे पहले तो, कहाँ गया, एडेनिन हो गया, एब्सिसिक कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव हो गया। प्योर इनहिबिटर में आ रहा है और कैसे डेवलप हुआ ये हमें क्लियर है कि 3 डिफरेंट कंपाउंड इनहिबिटर भी, एब्सिसिन 2, डोरमिन 2, अल्टीमेटली पता चला सब क्या है, एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड क्या करवा रहा है, क्लोजर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, प्लांट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेगा, सीड जर्मिनेशन को, स्टोमेटा को क्लोज करवा देगा, प्लांट्स की टॉलरेंस को बढ़ा देगा। मतलब ये अच्छा हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है। हमारे बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, ये हम लोग आगे चैप्टर 18 और 19 अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, तो वहां पे यहाँ से कनेक्ट करेंगे हम लोग। उसके अलावा मेचुरेशन डोरमेंसी में हेल्प कर रहा है सीड्स को कि वो डेसिकेशन को विथस्टैंड करे, और कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि ग्रोथ को रोक रहा है उसको विथस्टैंड करने में हेल्प करता है। ये एंटागोनिस्ट होता है जिबरेलिक एसिड का। ये क्या था, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो इंट्रिंसिक कंट्रोल में इंटरसेल्यूलर का एग्जांपल्स में आ रहा था। उसके अलावा हमने पढ़ा कि बहुत सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, इंटरसेल्यूलर फैक्टर्स हैं, जो कि प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करता है। इसमें एक भी बच्चों तुम्हारा वो नहीं है, एक मिनट, आई डोंट थिंक कि इसमें पढ़ लो यार है, हाँ इसमें पढ़ लो यार नहीं है, मैंने सारा चैप्टर्स में ही अटैच कर दिया। नाइस, खत्म हो गया। तो क्या पढ़ा, प्लांट कैसे ग्रो किए एंड कैसे डेवलप किए इसके बारे में, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसमें हम लोगों ने प्रमोटर्स, इनहिबिटर्स और एक दोगला मिथाइलिन के बारे में पढ़ा। थैंक यू। और आज हमारा यूनिट 4 भी कंप्लीट होता है एंड कल से हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे।